Hey everyone and welcome back to Mind Spine Tutorials. Mariam here. So now we are starting with ट्रेंड्स इन बायोसिस्टमैटिक्स. आपके सामने लिखा हुआ है हेडिंग एंड कीमो टेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी, मॉलिकुलर टेक्सोनॉमी. इसके बेसिक 3 हम इसके अंदर पार्ट्स देखेंगे. लेकिन इसके अलावा टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसमें अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी, ओमेगा टेक्सोनॉमी, साइटो कीमो जिसमें ये दोनों चीजें तो इंक्लूडेड है, और कैरियो टेक्सोनॉमी, मॉलिकुलर टेक्सोनॉमी, ये सभी चीजें अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी में आ जाती है. तो कीमो टेक्सोनॉमी नो डाउट कि डायरेक्टली क्वेश्चन है. अगर एमएससी में पूछा जाए या बीएससी में आए तो ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है कि एक्सप्लेन अबाउट कीमो टेक्सोनॉमी. 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उस हिसाब से आप वहां पर लिखेंगे. या साइटो टेक्सोनॉमी पर वो ऐसे लिखने को कह सकते हैं या मॉलिकुलर पर कह सकते हैं. लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी पर थोड़ा सा पार्ट्स पॉइंट्स के ऊपर पूछा जाए तो आप कैसे उसको लिखेंगे, उसके लिए पहले थोड़े से नोट्स यहाँ शो कर देती हूँ. देन वी विल बी स्टार्टिंग विद कीमो टेक्सोनॉमी और उसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे. तो पहले आज की वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी से इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, और ये इंट्रोडक्शन बेसिक से इंट्रोडक्शन है. ये सारी टेक्सोनॉमी को इंक्लूड कर रहे हैं हम. ठीक है. तो अल्फा टेक्सोनॉमी ऐसी टेक्सोनॉमी को कहा जाता है जिसका क्लासिकल टेक्सोनॉमी दूसरा नाम है, और ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड होती है. जब हम बॉडी के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, उसके बेसिस पर देखते हुए, उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस के ऊपर अगर हम टेक्सोनॉमी कर रहे हैं तो उसको हम अल्फा या फिर क्लासिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं. और इसमें हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स के बारे में बात करते हैं. बीटा टेक्सोनॉमी को एक्सप्लोरेटिव टेक्सोनॉमी कहा जाता है. बिसाइड्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यहाँ पर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर्स को भी देखा जाता है, जिसमें एम्ब्रियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं. इस टाइप की टेक्सोनॉमी को हम बीटा टेक्सोनॉमी कहते हैं. ऑन द अदर हैंड वी आर विद ओमेगा टेक्सोनॉमी. इसको इंसाइक्लोपीडिक टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है. ओमेगा टेक्सोनॉमी वाइडेस्ट स्कोप रखती है. सबसे ज्यादा वाइडेस्ट स्कोप अगर किसी चीज में है तो वो किसमें है? ओमेगा टेक्सोनॉमी में. और ये बेस्ड होती है ऑन ऑल द इन्फॉर्मेशन और डेटा अवेलेबल अबाउट प्लांट्स. जितनी भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, प्लांट्स के डेटा इन्फॉर्मेशन, वो सभी चीजों को ये ध्यान में रखते हुए रखी जाती है. देन साइटो टेक्सोनॉमी, इसको तो आज डिटेल में हम पढ़ने ही वाले इस लेक्चर में, बट फिर भी यहाँ पर थोड़ा इंट्रो है. द यूज ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स. अगर हम साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सेल वाले कैरेक्टर्स को, सॉरी आज में एक काम करते हैं, हम लोग पहले कीमो टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे. साइटो टेक्सोनॉमी हम सेकेंड डे पर लेंगे, कीमो टेक्सोनॉमी थोड़ा ज्यादा डिटेल में आज पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है. तो अगर हम साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्लांट्स के देखते हुए क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सेल से रिलेटेड चीजें देखकर, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर से हमें अफिनिटीज देखने को मिल जाती है एट जेनरिक एंड इंफ्रा जेनरिक लेवल. तो इसलिए अगर ऐसी टेक्सोनॉमी हो रही तो उसको हम साइटो टेक्सोनॉमी कहते हैं. देन आती है कीमो टेक्सोनॉमी. ये ऐसी टेक्सोनॉमी होती है जिसमें हम केमिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स या कुछ भी ऑर्गेनिज्म जो होगा उसका क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं. ये बेस्ड होती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स के ऊपर. फ्रेगनेंस, टेस्ट, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज का फ्रेगनेंस, टेस्ट सब अलग हो सकता है. उसकी स्मेल अच्छी हो सकती है, किसी की बुरी हो सकती है, किसी का टेस्ट अच्छा हो सकता है कि आप उसको खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. बट सम प्लांट्स आर वेरी मतलब कहना चाहिए बहुत कड़वे होते हैं, पॉइजनस भी हो सकते हैं, और अलग अलग टेस्ट हो सकता है, बिटर भी हो सकता है. ये चीज रहती है. तो ये हो गया कीमो टेक्सोनॉमी में. और बेसिक केमिकल कंपाउंड जिनका कीमो टेक्सोनॉमी में यूज किया जाता है, अल्कलॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स, टेनिन्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये सभी इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है. देन हमारे पास आती है कैरियो टेक्सोनॉमी. तो ये बेस्ड होती है ऑन कैरेक्टर्स ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम, पैटर्न ऑफ क्रोमोसोमल बैंड्स, डार्क बैंड्स एंड लाइट बैंड्स. ये इसके सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं. अब क्या होता है कि कीमो टेक्सोनॉमी पे अगर डायरेक्टली अगर सिर्फ सिंगल कीमो टेक्सोनॉमी पे क्वेश्चन आ जाए, अगर टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी अगर पूछा जाए तो अभी जो हमने पॉइंट पढ़े वो सारे आप इंक्लूड कर सकते हैं. लेकिन अगर सिंगल क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन या शॉर्ट ऐसे लिखिए कीमो टेक्सोनॉमी पर, तो सबसे पहले हमें जो चीज लिखना होती है वो होती है सिनॉप्सिस. तो सिनॉप्सिस आपको याद रखना है कीमो टेक्सोनॉमी का. मैं आपको यहाँ पर लिखकर ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ इसमें क्या क्या सिनॉप्सिस आएगा. आज का सिनॉप्सिस है ये कहीं ना कहीं हमारा. इसमें आपको देखना होता है, सबसे पहले इंट्रो बताना होता है किसी भी चीज का. दूसरा आ जाती है हमारी डेफिनेशन. तो डेफिनेशन आ जाएगी, डेफिनेशन बताएंगे आप इस कीमो टेक्सोनॉमी की. उसके बाद आप ओरिजिन की बात करना कि ये ओरिजिन कैसे हुआ इसका. फोर्थ आप बता सकते हो कि टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स क्या है, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर. इसके अलावा आप केमिकल टेस्ट कैरेक्टर भी बता सकते हो, केमिकल टेस्ट कैरेक्टर. उसके अलावा आ जाएगी डायरेक्ट विजिबल कैरेक्टर, डायरेक्ट विजिबल कैरेक्टर. और काइंड्स आ सकते हैं, कंक्लूजन आ जाएगा,
और रेफरेंस आप लिख सकते हो। वैसे तो आप मेरी वीडियो से लिख रहे हो, तो अगर आपके टीचर्स अलाउ करते हैं इंटरनेट का तो आप वहाँ पर रेफरेंस डाल सकते हैं, ये वाला भी। और बुक्स की जहाँ तक बात की जाए तो वहाँ पर लाइब्रेरीज में बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो नॉर्मली अगर रेफरेंस की बात की जाए तो कोटपाल की सीरीज रहती है, उसका आप लिख सकते हो रेफरेंस इसके अंदर। तो मेरे ये हैंड रिटन नोट्स में से हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कि कीमोटेक्सोनॉमी को, अगर इसको रीड आउट करने से पहले बताती हूँ कि टेक्सोनॉमी पूरी जो एक ब्रांच होती है उसका सबसे इम्पोर्टेंट ही पार्ट होता है कीमोटेक्सोनॉमी, राइट। क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट होता है ये, इसके अंदर इतनी सारी चीजें होती है, क्योंकि हर प्लांट का फ्रेग्रेंस अलग हो सकता है और उसका टेस्ट अलग हो सकता है, उसकी आदतें अलग हो सकती है, तो ये सब चीजें अलग होती है। तो इस कीमोटेक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिज्म या जो स्पीशीज होते हैं उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, लेकिन किसके बेसिस पर करते हैं? केमिकल सब्सटेंस के बेसिस पर करते हैं, ठीक है। जिसमें प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, सभी चीजें आ सकती है। और जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होने वाले केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, अगर बायोकेमिकल एविडेंस भी देखा जाए तो हमारी बॉडी में भी केमिकल कंपाउंड्स मिल जाते हैं, जो कि हो सकता है कभी कभी प्लांट्स में भी दिखे, तो कहीं ना कहीं केमिकल कंपाउंड्स तो सब में सिमिलर भी हो सकते हैं। तो ये एक तरह का बायोकेमिकल एविडेंस भी हमें मिल जाता है यहाँ से, जिसके बेस पर हम एनिमल का जो भी डिटेल में डिस्क्रिप्शन होता है वो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, और उसकी इवोल्यूशन की जो रिपोर्ट होती है वो भी हमें मिल जाती है। तो बायोकेमिकल सब्सटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर बॉडी में, हर इंसान में, हर ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम कीमोटेक्सोनॉमी में देखते हैं। इसको हम बायोकेमिकल सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं। एग्जांपल, इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, प्रोटीन, अमीनो एसिड, बीटा साइन इन क्रिस्टल्स, एल्केलॉइड्स, ये सारे एग्जांपल्स इसके अंदर आ जाते हैं। एग्जांपल, प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज जनरली स्पेसिफिक एंड स्टेबल। हर प्लांट में अगर आप देखोगे तो एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट उसके अंदर रहता है, वो कि स्टेबल रहता है, बार बार चेंज नहीं होता है वो। और एंशिएंट मेडिकल मैन की बात की जाए तो वो एंशिएंट मेडिकल मैन जो पुराने टाइम के लोग हुआ करते थे, वो उसको फ्रेग्रेंस की तरह यूज करते थे, और फ्रेग्रेंस की तरह यूज करके ये पहचान लेते थे कि कौन सा प्लांट कौन सा है। समझ में आ रही बात? कि फ्रेग्रेंस के बेसिस पर उन्होंने याद कर लिया था। कभी कभी दो प्लांट सिमिलर दिख सकते हैं, लेकिन जब उनकी फ्रेग्रेंस देखी जाती थी तो डिफरेंट हो जाते थे। जैसे कि बहुत कुछ अगर हम बात करें, जो चमेली प्लांट होता है, जिसको हम शायद इंग्लिश में लिली बोलते हैं, मोगरा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, आपने देखा होगा। और एक और होता है उसी के जैसा दिखाई देने वाला, तो एक में फ्रेग्रेंस होती है और एक में फ्रेग्रेंस नहीं होती, उसके बेसिस पर हम उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। वैसे ही पुराने टाइम में भी ये चीजें की जाती थी। तो क्या हुआ कि जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट थे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट, तो कहीं से भी मिल जाते थे। क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट लाइक ग्रेफाइट्स विच प्रिजर्व्ड इन 35 फैमिलीज मीन्स दीज फैमिलीज आर रिलेटेड। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल रेफाइट्स जो होते थे, बहुत सारे प्लांट्स पे दिखते थे, तो जिनमें भी रेफाइट्स दिखाई देते थे तो 35 फैमिलीज ऐसी दिखाई दी थी, तो उसको कहा गया कि ये सारे प्लांट्स आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड है। बीटा लाइसोक्विनोलिन अल्केलॉइड प्रेजेंट इन क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज में देखने को मिलता है, जैसे रेननक्यूलेसी, पेपेवेरेसी, बार्बरीडेसी, ये सब में देखने को मिल जाता है। So, chemotaxonomy method of biological classification है based on similarities in the structure of certain compounds among the organism being classified। और इसको सिंपल वे में अगर आपसे कोई पूछे कि कीमोटेक्सोनॉमी की डेफिनेशन बताओ, सो द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स based on similarities and differences in biochemical composition is known as chemotaxonomy। नोट्स में आप ऐड करना, मैं रीड आउट कर रही हूँ। द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स based on similarities and differences in biochemical composition। तो अभी तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि कीमोटेक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम बॉडी में पाए जाने वाले केमिकल्स के बेसिस पर या केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। ये आपको बेसिक तो आप नॉलेज आ गया होगा। अब उसके बाद क्या हुआ, जॉन ग्रिफिथ वॉगन जो थे वॉज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ कीमोटेक्सोनॉमी। इनको पायनियर्स में रखा जाता है कि इन्होंने बहुत कुछ हमें एक्स्ट्रा नॉलेज बताया था। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ कीमोटेक्सोनॉमी में आती है सब चीजें। इसके अंदर आप और भी कुछ साइंटिस्ट के नेम्स में यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, उसको याद कर सकते हैं। एक का नाम था एल्स्टन एंड स्वान। ये इनका टाइम पीरियड आपको 1960 ऐसा कुछ कहा जाता है, तो अगर नोट करते हैं टाइम पीरियड तो लिख ही लेते हैं हम यहाँ पर। इसके अलावा बाउदर एंड टॉर्नर, इनका भी नेम आता है 1971 के अंदर। बेरेट एंड एंटरर,
इनका टाइम पीरियड आता है 1973। ये सभी साइंटिस्ट ने टेक्सोनॉमी के बारे में हमें बहुत सारी डिटेल्स बताई थी, तो इन सभी के नेम्स इंक्लूड किए जाते हैं। एनिमल किंगडम में किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केमिकल से मिलकर बनी होती है। हर जगह केमिकल से ही कुछ ना कुछ मिक्सचर होता है केमिकल का, और उससे उनकी बॉडी बनती है। तो इसमें से सिर्फ कुछ ऐसे बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि इवोल्यूशन के हम एविडेंस में लेते हैं। ऐसा नहीं कि बॉडी में जो केमिकल होगा हर केमिकल को देख के हम इवोल्यूशन का एविडेंस लेने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ ही पर्टिकुलर है जिनको हम उसमें काउंट करते हैं कि हाँ ये वाला केमिकल हम लेंगे और इससे हम इवोल्यूशन का एविडेंस लिया जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। और साइंटिस्ट का ये भी सोचना है कि जो बायोकेमिकल्स की जेनेटिक रिलेशनशिप होती है उसके बेसिस पर हम उनके अंदर प्रोटीन देखते हैं, और प्रोटीन कितने आपस में क्लोजली रिलेटेड है वो हम चीजें देख सकते हैं। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर वो ऐसे कौन से केमिकल्स है या बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं जिसके बेसिस पर हम वो इवोल्यूशन की चीजों को काउंट कर सकते हैं। तो उसमें से एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसलिए हमेशा इसका नाम यूज किया जाता है। तो पहला तो मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ आपके लिए, ज्यादा डिटेल में हम नोट्स को नहीं बना रहे हैं अभी, मतलब लिखे हुए हैं लेकिन फिर भी समझना भी जरूरी होता है, इसलिए मैं लिखने पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो प्रोटोप्लाज्म ऐसा बायोकेमिकल प्रोडक्ट है जिसके बेसिस पर हम कीमोटेक्सोनॉमी करते हैं, ठीक है। तो जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वो एलिफेंट तक आप चले जाओ, बैक्टीरिया से इतने बड़े एलिफेंट तक आप पूरे में देखोगे, या आप ग्रासेस देख लो, ग्रासेस से आप ब्लू व्हेल तक चले जाओ, सभी के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। तो इसका मतलब ये ऐसी कॉमन चीज है जो सब में पाई जाती है, इसलिए हम इसका एविडेंस ले सकते हैं इवोल्यूशन के अंदर। तो प्रोटोप्लाज्म की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लोअर से हायर प्लांट्स में, हायर ऑर्गेनिज्म में चेंज हो सकती है, लेकिन होता सभी में है ये, ठीक है। तो ये एक पहला हो जाएगा, ये पहला बायोकेमिकल सब्सटेंस तो यूज होते ही होता है। तो लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म तक आप कहीं पर भी चले जाओ, सब में प्रोटोप्लाज्म पाया जा सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी हाँ चेंज हो सकती है, किसी में थोड़ा सिंपल टाइप का होगा, किसी में बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, वो होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सब में प्रोटोप्लाज्म जरूर से पाया जाता है, ठीक है। दूसरा ऐसे ही हमारे पास अगला बायोकेमिकल सब्सटेंस आ जाता है न्यूक्लिक एसिड। क्या आ जाता है हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड आ जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है कि डीएनए और आरएनए जो होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों चीजें आती है इसमें, डीएनए आरएनए, ये तो आप समझते ही हैं। अब डीएनए आरएनए की भी ये चीज हो रही है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप देखोगे कि उसके पास उसका जेनेटिक मटेरियल होता ही है, चाहे वो डीएनए हो या वो फिर आरएनए हो। तो न्यूक्लिक एसिड तो प्रेजेंट होना ही है, और ये क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। इसकी लोकेशन आपको पता, अगर आपको नहीं पता कि डीएनए आरएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम कहाँ पर होते हैं, क्रोमोसोम का कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो जो एमएससी एंट्रेंस का बॉटनी का जो कोर्स लॉन्च किया था हमने, सीरीज लॉन्च की थी, उसमें अगर आप चेक करेंगे एमएससी बॉटनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन की, उसमें क्रोमोसोम के वीडियो को बहुत डिटेल में समझाया गया है, बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो वो वीडियो आप बाद में चेक कर सकते हैं, राइट। तो हर क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर डीएनए या फिर आरएनए प्रेजेंट हो सकता है, और ये न्यूक्लिक एसिड ऐसे पाया जाता है। डीएनए के बारे में भी आप जानते हैं कि हमेशा इसमें 2 चेन होती है, ये डबल हेलिक्स में पाया जाता है, और चेन जो होती है वो कैसे बनती है वो तो डिटेल का स्ट्रक्चर अलग ही चीज हो जाएगी। तो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें तो हमें हर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सब चीजें आ जाती है। तो न्यूक्लिक एसिड को भी हम एक ऐसा सोर्स या फिर एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मान सकते हैं जो कि हमें इवोल्यूशन में देखने में हेल्प करेगा। ये दूसरा पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड आते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये भी वो बायोकेमिकल कंपाउंड है जिसके बेसिस पर हम कीमोटेक्सोनॉमी का आधार रख सकते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स में क्या होता है कि हर एंजाइम्स केमिकल कंपाउंड होते हैं, हम जानते हैं, और ये हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ये किसके बने होते हैं, तो ये प्रोटीन के बने होते हैं। हमेशा पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है या वाइवा में तो पूछ ही लिया जाता है, एंजाइम किसके बने होते हैं, तो प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में। और एंजाइम्स जो होते हैं जैसे कि पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सभी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप काऊ में, बफेलो में देखेंगे, या फिर लायन टाइगर में देखेंगे, या ह्यूमंस में देखेंगे, सभी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाइजेशन पूरा कर पाते हैं। तो चाहे लोअर से लेकर हायर ऑर्गेनिज्म किसी को भी आप देख लो, सभी में आपको एंजाइम्स तो मिल जाते हैं। हालांकि वहां पर वो जो एंजाइम्स होते हैं वो डिफर कर सकते हैं, अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन एंजाइम्स फिर भी वहां पर होते हैं। तो ये थर्ड हमारा केमिकल कंपाउंड था, बायोकेमिकल कंपाउंड। फोर्थ का नाम यूज करते हैं, फोर्थ आ जाता है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स
अब हॉर्मोन्स हम पता है केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को और एक्सेप्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को और इस तरह से हमारी बॉडी में फंक्शनिंग करते हैं। अब हॉर्मोन्स को जब मैं आपको एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगी तो वहां पे डिटेल में हम समझेंगे। हॉर्मोन्स आप अभी तो इतना समझते ही हैं कि बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो बिना डक्ट के कोई सिक्रीशन अगर कर सकते हैं तो वो सिक्रीशन हॉर्मोन्स कहलाता है। ये सब बातें आप जानते हैं, ठीक है। अब हॉर्मोन्स के अलावा भी कुछ और बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं बॉडी में जो कि कीमोटेक्सोनॉमी में हमें हेल्प करते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि होता है ये एक्स्ट्रा वाले है ना। अब एक्स्ट्रा को हम ऐसे लिख रहे हैं, सोडियम आ जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, पोटेशियम, ये सब चीजें भी हो सकती है ऑर्गेनिजम्स में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब मैं अगर बात करूं टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स की, ठीक है, उससे पहले हम टाइप्स ऑफ कैरेक्टर पे जाने से पहले अब हमें यहां से शुरू करना है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कैरेक्टर मैं बताऊंगी, दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट विजिबल और दूसरा होता है केमिकल टेस्ट कैरेक्टर। तो उसको हम लास्ट में देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा ये पोर्शन भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर। So phytochemical characters of taxonomic significance have been classified into 3 types। अगर phytochemical character की बात की जाए प्लांट्स के तो उसमें 3 तरह से आ जाते हैं, प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट्स, फिर दूसरे होते हैं सेकेंडरी कंस्टिट्यूएंट्स और थर्ड होते हैं मिसलिनियस सब्सटेंसेस। जिसमें से अगर प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट्स की बात की जाए, मैक्रोमोलिक्यूल्स डायरेक्टली टेकिंग पार्ट इन मेटाबॉलिज्म, ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, हम उसको प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। जैसे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल, पॉलीसेकेराइड, सब इसके एग्जांपल है। जितने भी केमिकल मटेरियल्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म में सिंथेसाइज होते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं कि जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है वो किस टाइप से उसमें वर्क कर रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है, ये जो लेटर मॉलिक्यूल्स है इनको हम सेमेंटाइड्स भी कहते हैं। सेमेंटाइड्स का मतलब होता है दस कंटेन यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑफ टेक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी। ऐसा कहा जाता है कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सभी में क्या चीज है, इसमें वो इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है जो कि हमें टेक्सोनॉमी में और फाइलोजेनी में हेल्प करे। तो सेमेंटाइड्स एक नया वर्ड होगा आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये तो आपने समझ लिया था ना, ये क्या चीज थी, ये वो मेन बेसिक सब्सटेंसेस। मैंने बताया कि कुछ केमिकल्स ऐसे होंगे जिसको आप नहीं यूज करोगे आपकी इस फाइलोजेनी में इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए, सिर्फ कुछ को यूज किया जाता है जो सब में कॉमन हो, वो ये होते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं सीमेंटाइड्स भी है, ये सभी सीमेंटाइड्स एक तरह से, ये बात समझ में आती है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। तो इसमें जितने भी कंपाउंड्स, ऐसे सारे कंपाउंड्स जिसमें आ जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन नहीं होती, जिनमें भी नाइट्रोजन नहीं होगी उसको हम सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में रख देंगे। और ये सभी फाइटोकेमिकल कैरेक्टर्स शो करते हैं, राइट। इसमें आता है कैफीन, बेंजोइक एंड निकोटिनिक एसिड, ऑल्सो पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स, फ्लेवेनॉइड्स, टर्पीन्स, कॉमेरिन्स, अल्कलॉइड्स एंड पिगमेंट्स ऑफ विच फ्लेवेनॉइड्स, ठीक है। ये इसमें आ जाते हैं सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उसके बाद आते हैं मिसलिनियस सब्सटेंसेस। मिसलिनियस सब्सटेंसेस में मैक्रो दो तरह से आते हैं। माइक्रो में अमीनो एसिड, एल्केलॉइड, फैटी एसिड, टर्पेनॉइड्स को आप इंक्लूड करते हैं और मैक्रो में आप प्रोटीन, डीएनए, आरएनए को इंक्लूड करते हैं। अब वही चीज जो मैंने अभी प्रोटीन और ये सब बताई थी, तो प्रोटीन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होता है कीमोटेक्सोनॉमी का। जॉनसन एंड हॉल ने 1965 में ये बात बताई थी कि फाइलोजेनेटिक एफिनिटीज इन ट्राइकिनी बाय प्रोसेस ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कर सकते हैं। तो प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट हमारा सोर्स है जिससे कि हम यहाँ पर कीमोटेक्सोनॉमी कर पाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड को भी हम ऐसी टेक्निक में यूज कर सकते हैं जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, रिपीटेटिव डीएनए, इसके अंदर ये सब में आ जाता है। अमीनो एसिड्स, फ्लेवेनॉइड्स जिसमें फिनोलिक ग्लाइकोसाइड कंसिस्टिंग ऑफ 2 बेंजीन रिंग्स लिंक्ड थ्रू अ हाइड्रोसाइक्लिक पाइरेन रिंग, बेटेलिन्स कंटेन्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजिनस एंथोसाइनिन्स, एल्केलॉइड्स, हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस ऑफन विद अ हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप, टाइप्स ऑफ एल्केलॉइड्स, ट्रू, प्रोटो, सूडो, सब इसमें आ जाते हैं। टर्पेनॉइड्स, बायोजेनिक ग्रुप ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड, सारी चीजें इसमें आ जाती है। अब हम फाइनली हमारा स्टार्ट कर सकते हैं टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स को। तो अभी तक तो हमारा इंट्रो कंप्लीट हो गया है, डेफिनेशन हो गई है, ओरिजिन भी हमने देख लिया है। टाइप्स ऑफ कैरेक्टर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो टाइप्स पहला होता है डायरेक्ट विजिबल और दूसरा होता है केमिकल टेस्ट कैरेक्टर। डायरेक्ट विजिबल में क्या होता है, जो केमिकल सब्सटेंसेज माइक्रोस्कोप में हम अर्ली लोकेशन, मतलब उसको अर्ली लोकेट कर पाते थे, पहले के टाइम में भी हम उसको माइक्रोस्कोप में नॉर्मली देख लेते थे, उसको डायरेक्ट विजिबल कहते हैं, नॉर्मली हमें दिख जाता है, ठीक है।
और अगर हम उसके दूसरी तरफ केमिकल टेस्ट कैरेक्टर की बात करें तो इसमें ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस आते हैं जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर हम आसानी से नहीं देख सकते। समझ में आ रही बात? इसको हम नॉर्मली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ये डायरेक्ट विजिबल, और केमिकल टेस्ट कैरेक्टर में वो वाले आते हैं सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस आते हैं जिसको हम डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में नॉर्मली या इजीली नहीं देख सकते। तो इसमें ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस आएंगे जिसमें डिफरेंट तरह के टेक्सा और उनके रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें देखना यूजफुल होती है, सब डिटेल वाली चीजें आती है इसमें। तो एनिमल्स में जो चीजें पाई जाती है केमिकल सब्सटेंसेस में, उसका हम यूज करते हैं टेक्सोनॉमी में। वो मेनली क्या क्या होता है वो अभी आपने नाम देखा था, जैसे कि एल्केलॉइड्स हो गए, बीटालिन्स हो गए। तो यहां से अगर मैं इधर ही लिख दूं अगर कि केमिकल टेस्ट कैरेक्टर वाली सीरीज होती है, टाइप्स तो आपने देख लिए, टाइप्स मैंने बता दिया, ये इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप होते हैं एंड दे आर नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप होते हैं। ये दोनों का डेफिनेशन हो गया। अब केमिकल टेस्ट कैरेक्टर के अंदर अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, इसमें आते हैं एल्केलॉइड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, एक एक समझते चले। पहले एल्केलॉइड्स देखते हैं। एल्केलॉइड्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप होता है जिसमें कार्बोनिक नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, ये कैसा होता है एल्केलॉइड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसका ग्रुप होता है जिसमें कार्बोनिक नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, कार्बोनिक नाइट्रोजन पाई जाती है इसके अंदर। फिर फिनोलिक कंपाउंड की बात करें तो ये नेचुरल फॉर्म होता है, नेचुरल फॉर्म में पाया जाने वाला फिनोलिक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं फ्लेवेनॉइड। ठीक है, नेचुरली पाया जाने वाला फिनोलिक ग्रुप फ्लेवेनॉइड कहलाता है। और फ्लेवेनॉइड्स का कीमोटेक्सोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इसके अलावा एक होते हैं हमारे पास अमीनो एसिड्स के बारे में आप जानते हैं कि दो ग्रुप में पाए जाते हैं। मैमल्स का क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड का थोड़ा हम लोग लेवल वाइज देखते जाते हैं, और मेनली अगर अमीनो एसिड्स को मेनली कहें तो एक होते हैं प्रोटीन अमीनो एसिड्स, मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अमीनो एसिड्स को एक्सप्लेन करूं, प्रोटीन अमीनो एसिड्स, और एक होते हैं नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स का डिटेल हम बाद में बात करेंगे। इसके अलावा एक होते हैं बीटालिन्स। अब बीटालिन्स की कहानी क्या होती है, BETALINES, इसकी कहानी क्या होती है कि पिगमेंट में न्यू स्पीशीज जो होती है उसकी सीरीज होती है। रेड, येलो पिगमेंट हो सकता है, बीटालिन्स और बीटाक्सेल्थिन हो सकता है, ऐसे अलग अलग सीरीज इसमें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हम यहाँ पर और ऐड करें, थोड़ा हौश पौश हो रहा है बट फिर भी पढ़ना है, टर्पिनॉइड्स और स्टेरॉइड्स, ये दोनों ही चीजों को हम बोल सकते हैं कि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं, बहुत सारे डिटेल वाले ग्रुप आते हैं। जैसे कि अगर मैं अल्केलॉइड्स की बात करूं और ग्लाइकॉइड्स की बात करूं या पिगमेंट की बात करूं, ये सब तरह से माना जा सकता है टर्पिनॉइड्स और स्टेरॉइड को। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर ये हो गया आपका कंप्लीट डायरेक्ट विजिबल के अंदर हम क्या, केमिकल टेस्ट कैरेक्टर में हम क्या क्या चीजें देख सकते थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो काइंड्स होता है, काइंड्स में मैं आपको बताती हूँ काइंड्स ऑफ केमिकल अप्रोचेस। ठीक है, काइंड्स ऑफ केमिकल अप्रोचेस, क्या क्या अप्रोचेस हो सकती है। तो इस सभी चीजों को अगर आपको पढ़ना है, जैसे आप कीमोटेक्सोनॉमी कर रहे हो, तो इन सभी चीजों में आपकी केमिकल अप्रोचेस कौन कौन सी होती है वो लिस्ट हम यहाँ बनाते हैं। एक होती है इम्यूनोलॉजिकल, ये सारी अप्रोच होती है। क्रोमेटोग्राफिक, इसके अलावा होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके अलावा होती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके अलावा क्या हो सकता है, हिस्टोकेमिकल टेक्निक हो सकती है। ये सभी ब्लड, टिश्यू एंड सीरम के केमिकल सब्सटेंस या कंपोजिशन की इंपॉर्टेंस हमें शो करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमें ये पता चलता है कि कीमोटेक्सोनॉमी में एनिमल का क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन उसके प्रेजेंट केमिकल सब्सटेंस के बेस पर किया जाता है। ये इसका मेन कंक्लूडिंग पॉइंट हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो ये सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने रहेंगे। इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ कीमोटेक्सोनॉमी में ये होता है कि कीमोटेक्सोनॉमी हैज बीन यूज्ड इन ऑल लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। केमिकल एविडेंसेस हमें मिलते हैं इससे, प्लांट किंगडम हो या एनिमल किंगडम हो, दोनों के अंदर ही। राइज ऑफ कीमोटेक्सोनॉमी इज मेनली ड्यू टू द एडवांसमेंट इन एनालिटिकल टेक्निक्स फॉर केमिकल एनालिसिस दैट कैन डिटेक्ट इवन ट्रेस अमाउंट्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। तो आई थिंक आज का हमारा वीडियो जो था ट्रेंड्स इन बायोसिस्टमैटिक्स में सबसे पहला जो कीमोटेक्सोनॉमी था वो हमारा आज पूरा डिटेल में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टेकिंग साइटोटेक्सोनॉमी मोस्टली, एंड साइटोटेक्सोनॉमी के बाद मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तीनों चीजों को हम डिटेल में देखेंगे।
और फिर उसके बाद स्पीशीज कंसेप्ट हमारा शुरू हो जाएगा बायोसिस्टमेटिक्स का। और उससे पहले अगर हुआ तो क्लासिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, हम वो कोशिश करेंगे वो भी डिस्कस हो जाए। तो ये आज का टॉपिक यहाँ पर ओवर होता है। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।